स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी। जहाँ तक जीवनियों की बात है तो ये शायद हिंदी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ जीवनियों में से एक है। ये केवल एक लेखक के रूप में प्रेमचंद के रचनात्मक जीवन का वर्णन नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनके छोटे लेकिन घटनापूर्ण जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है। बल्कि ये व्यक्तिगत उपाख्यान, एनेक्डोट्स हैं जो वास्तव में इस पुस्तक की रीढ़ हैं, जो इसे इतना अद्भुत बनाते हैं। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखने के लिए न सिर्फ प्रेमचंद के समस्त लेखन को पढ़ा, बल्कि उनके द्वारा लिखे और उनको लिखे पत्रों को पढ़ा, उनके मित्रों को ढूंढ निकाला और फिर अनेकों सवाल पूछे प्रेमचंद की पत्नी यानी अपनी मां से। बनारस के पास लम्ही में पैदाइश और बचपन से शुरू होती है कहानी प्रेमचंद की। आज सुनिए कलम का सिपाही से लिया एक अंश। इसमें प्रेमचंद के लिखे अपने बचपन के किस्से बयान हो रहे हैं। कहने को चोरी नामक कहानी का हिस्सा है, पर किस्सा सच्चा भी है। बीच बीच में अमृत राय प्रसंग देते चलते हैं। प्रेमचंद का बचपन का नाम नवाब था। उस वक्त नवाब करीब 6 साल के थे। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चलन था, उर्दू फारसी। लमही से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लालपुर। वहीं एक मौलवी साहब रहते थे जो पेशे से तो दर्जी थे, मगर मदरसा भी लगाते थे। मुंशी जी ने अपनी एक कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। अब आगे सुनिए प्रेमचंद जी की आवाज में। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछौना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों में भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा था, वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वो अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल की थी। हलधर, वो अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और फिर गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहां एक कुआं खुद रहा था। वो भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। जितना काम वो दिन भर में करता, हम घंटे भर में निपटा देते। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो ये हाल है कि बहुत सर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक के लिए करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बढ़ाई करते।
या कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता था, हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आध सेर फलियां तोड़ ली, तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती, तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो भी पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ के लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। इसके बाद अमृत राय बताते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है कि हलधर और नवाब ने मिलकर 1 रुपया उड़ाया। अब उसकी दास्तान सुनिए। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। ये अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले। उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आध सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुंचे। हम सभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वो सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे पास ही थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया कि वो छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वो ना आएंगे 1 पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। ये संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई।
और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए? आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो। मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहां से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वो भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बताशे। गांव के पास पहुंचा तो गांव की डीह का सुमरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह की ही इच्छा सर्वप्रधान होती है। ये सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते हैं। चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो? हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घर जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वो और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जिसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली और कड़वी होती हैं। ये दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिता ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहां थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है? बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था।
पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा। बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा, मुंह से पूरी बात भी न निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वो अभी तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलधर को डांट रही थीं और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थीं। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो वो भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा बोली, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती ही थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर बोले, मैंने तुमसे कब कहा था कि बतलाओगे तो मारूंगा? मैं बोला, वहीं तालाब के किनारे। तो अगर आपको प्रेमचंद की इस जीवनी का ये अंश अच्छा लगा तो तुरंत अमृत राय की लिखी कलम का सिपाही जरूर मंगा लें। हंस प्रकाशन की ये किताब आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।